पिछले वीडियो में हम लोगों ने पारिस्थितिकी पर्यावरणीय शिक्षा उसकी अवधारणा और उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किए थे। आज हम जो वीडियो आपके सामने उपस्थित करेंगे उसमें पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित होगा। उसकी अवधारणा, उसके उद्देश्य और विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या अंतर है और पारिस्थितिकी किसे कहते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं। अब हम जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है पारिस्थितिकी। इसको अंग्रेजी में इकोलॉजी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने इस शब्द का प्रयोग किया था 1870 ईस्वी में, और उस समय उन्होंने प्रकृति का बड़े ही नजदीकी से अध्ययन किया और उन्होंने एक जो अवधारणा दी उस अवधारणा को कहा गया पारिस्थितिकी की अवधारणा। इसी अवधारणा के बाद विश्व मंच में पर्यावरणीय शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी और लोग प्रकृति की संवेदनाओं को भी समझने लगे। इस पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम लोग प्रकृति के परिवेश का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के परिवेश का अध्ययन करते हैं, अर्थात वातावरण और जीव समुदाय के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के इस भौगोलिक क्षेत्र में जो पर्यावरणीय दशाएं हैं और उस दशा के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका आपस में क्या संबंध है, उन परस्पर संबंधों का जो हम अध्ययन करते हैं वही पारिस्थितिकी कहलाता है। इस संबंधों के अंतर्गत मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण संबंध, जीव और जीव के बीच का संबंध, जैविक और अजैविक, जो वातावरण और जीव समुदाय के बीच के जो संबंध का हम अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत करते हैं उसके अंतर्गत हम 3 संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक मानव पर्यावरण, कि मानव पर्यावरण का अंग है, पर्यावरण में उसका क्या रोल है और पर्यावरण का उस पर क्या प्रभाव है, इसका हम अध्ययन करते हैं। जीव और जीव के बीच का हम अध्ययन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है एक प्राणी का दूसरे प्राणी से क्या संबंध है, जैसे शेर का हिरण से क्या संबंध है, मानव का गाय से क्या संबंध है, मछली का मगरमच्छ से क्या संबंध है। तो हम इस तरह के संबंधों का जो हम अध्ययन करते हैं तो उसी को कहा जाता है जीव और जीव के बीच के संबंध। फिर जैविक और अजैविक घटक के बीच है। जैविक का मतलब होता है जीवित प्राणियों और प्रकृति के, अजैविक का तात्पर्य होता है निर्जीव घटक से। जीवित प्राणी और निर्जीव घटक के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे जल का मछली से क्या संबंध है, जल का अन्य प्राणियों से क्या संबंध है, फिर मृदा का पौधे से क्या संबंध है। तो पारिस्थितिकी की जो अवधारणा है वह इन्हीं पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन है। आपकी बात समझ में आ गई होगी कि पारिस्थितिकी प्रकृति के परिवेश का अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम मानव पर्यावरण संबंध, जीव और जीव के बीच संबंध, जैविक और अजैविक घटकों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। जब अर्नेस्ट हैकल ने यह अवधारणा दी तो उस समय उन्होंने प्रकृति के कुछ नियमों को आधार बनाया था। उन्होंने बताया था कि प्रकृति के कुछ नियम है जिसको मानव नजरअंदाज करता है और यही कारण है कि प्रकृति उससे विक्षुब्ध हो गई है और इस विक्षुब्धता का परिणाम यह है कि बार बार प्राकृतिक संकटों का सामना मानव को करना पड़ रहा है। सिर्फ मानव ही नहीं, अन्य प्राणी जगत, संसार के अन्य प्राणियों को भी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मानव की नासमझी है जो प्रकृति को नहीं समझ रहा है, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। उसी नियमों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन संबंधों की व्याख्या की थी। तो प्रकृति के वो नियम क्या है जो उन्होंने बताया था? उन्होंने बताया था कि प्रकृति के मूलतः 4 नियम हैं जिसको हमें समझना चाहिए। उन्होंने पहला नियम बताया था
कि प्रकृति किसी बाह्य वस्तु को ग्रहण नहीं करती है। बाह्य वस्तु को, बाह्य वस्तु को वो ग्रहण नहीं करती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति यह चाहती है कि आप हमारे द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं का ही उपयोग करें। अगर मनुष्य प्रकृति में बाह्य वस्तुओं का प्रवेश कराता है तो प्रकृति उसके प्रति संवेदनशील हो जाती है। जैसे प्लास्टिक के कचरे, प्लास्टिक के बने हुए वस्तु, ये ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति में हमें उपलब्ध नहीं है। मानव ने अपने वैज्ञानिक शक्ति के बल पर इस प्रकार के तत्वों का निर्माण किया है जिसको प्रकृति पचाने में सक्षम नहीं है, यानी उसको नष्ट करने में सक्षम नहीं है। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि उसको समाप्त किया जा सके। प्रकृति में हर चीज की अपनी एक आयु होती है, मगर मानव प्रकृति के इतर कोई वस्तु अगर बनाता है तो उसकी आयु बड़ी असीमित होती है और वो प्रकृति में एक विक्षुब्धता ला देता है और तमाम प्रकार के संकटों को उत्पन्न करने लगता है। जैसे मोबाइल के उपकरण, तमाम प्रकार के प्लास्टिक के सामान, ये सब सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति में बाह्य वस्तु मानी जाती हैं और ये प्रकृति में डिग्रेडेबल नहीं है। इसीलिए प्रकृति का पहला सिद्धांत यह है, नियम यह है कि प्रकृति किसी बाह्य वस्तु को ग्रहण नहीं करती। अगर वो वस्तु प्रकृति में अतिरिक्त अगर आप उपलब्ध करा रहे हैं तो प्रकृति वो आपके पास खुद वापस कर देती है। जैसे हमारे वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन अगर आप उससे अधिक मात्रा में उत्पादन करा देते हैं, ज्यादा अगर स्रोत उसमें उत्पन्न हो जाता है तो फिर वो चीज आपके पास ही प्रकृति दे देगी। फिर उसको जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको ग्रहण नहीं करती अतिरिक्त चीजों को। वो खुद मनुष्य के फेफड़े में डंप हो जाएगा, सांस के माध्यम से उसके बॉडी में चली जाएगी, तमाम प्रकार के उसको रोग होंगे, तमाम प्रकार की समस्याएं होंगी। प्रकृति उसके लिए दोषी नहीं है। प्रकृति की जो दूसरा जो नियम है वह है कि प्रकृति की अपनी एक सीमा है। उन्होंने दूसरी बात बताया कि प्रकृति की दूसरी बात यह है, नियम यह है कि प्रकृति की अपनी एक सीमा है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति यह कहती है कि आप हमसे उतना ही संसाधनों का दोहन कर सकते हैं जितना मैं देने में सक्षम हूं। उससे अधिक दोहन अगर आप करते हैं तो कहीं न कहीं आप हमारी सीमा का अतिक्रमण कर रहे हैं। जैसे आप वनों को देख लीजिए, हमारे भौगोलिक स्थिति में शुद्ध वातावरण के लिए 33% वनों का होना अति आवश्यक है। अगर आप उससे ज्यादा दोहन कर ले जाते हैं, अगर वनों को आप 33% नहीं छोड़ पाते हैं, उससे दोहन करते करते उसको 20% पर ले आ देते हैं, तो प्रकृति में शुद्ध वातावरण नहीं रह जाता और इसके कारण से प्रकृति विक्षिप्त होने लगती है और तमाम प्रकार की समस्याएं, झंझावतें उत्पन्न होने लगती हैं। तमाम प्राणियों पर संकट उत्पन्न होने लगता है। तो प्रकृति यह कहती है कि आप हमारा दोहन तो करिए, मगर हमारे दोहन की भी अपनी एक क्षमता है, उस क्षमता से अधिक दोहन मत करिए। इसके बाद उन्होंने प्रकृति के तीसरा नियम बताया कि प्रकृति चेक और बैलेंस की नीति पर चलती है, यानी रोक और संतुलन की नीति पर चलती है। प्रकृति का रोक और संतुलन क्या है? प्रकृति यह कहती है कि इस संसार में कोई प्राणी इस बात का दावा नहीं कर सकता कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है। प्रकृति कहती है कि मैं हर प्राणी के पीछे एक दुश्मन बना रखा है। वह इसलिए बना रखा है कि वह अमुक प्राणी की संख्या को अधिक तीव्र गति से बढ़ने से रोके। जैसे आप देख सकते हैं कि शाकाहारी जो प्राणी हैं उनका दुश्मन मांसाहारी जीव है, और मांसाहारी जो प्राणी है उनका दुश्मन जो शिकारी है। चूहा है, चूहे का दुश्मन कौन है? सांप है। अन्य भी जो है जानवर दुश्मन है, सांप का दुश्मन पक्षी है। तो इस तरीके से हर प्राणी के पीछे दुश्मन लगा हुआ है और प्रकृति यह कहती है कि किसी भी प्राणी का नुकसान करना हमारे इस चेन को खराब करना है,
हमारी इस चेन को तोड़ना है। अगर हमारा उनमें से कोई भी प्राणी अगर विलुप्त होता है तो हमारी ये चेन खराब होती है, टूटती है। जब ये चेन टूटती है तो पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर देती है। आप सपोज करिए कि अगर जंगल से मांसाहारी जानवरों को हटा दिया जाए तो वहां सिर्फ शाकाहारी जीव रहें तो क्या जंगल बच सकता है? नहीं बच सकता। ये शाकाहारी जीवों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि जंगल को साफ कर देंगे, जंगल को खा जाएंगे, जंगल को विकसित नहीं होने देंगे। तो इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए प्रकृति ने रोक और संतुलन की नीति अपनाई। प्रकृति का चौथा नियम है कि प्रकृति दंडनीय है। उन्होंने बताया कि प्रकृति दंडनीय है। दंडनीय का तात्पर्य यह है, प्रकृति यह कहती है कि अगर आप हमारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, हमारे नियमों को नहीं मानते हैं, हमारी सीमा का उल्लंघन करते हैं, बार बार आप अनावश्यक चीजें पर्यावरण में प्रवेश कराते हैं, हमारे रोक और संतुलन की नीति को डिस्टर्ब करते हैं, तो प्रकृति आपको दंड देगी। और प्रकृति दंड किस रूप में देगी? बड़े बड़े पर्यावरणीय संकटों के माध्यम से, जैसे भूकंप, सूखा, बाढ़, ज्वालामुखी जैसी खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से इसको संतुलित करने का प्रकृति प्रयास करेगी। तो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने इन्हीं प्राकृतिक नियमों को आधार बना करके पारिस्थितिकी की अवधारणा उत्पन्न की और यह बताने का प्रयास किया कि जिस तरीके से मानव प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता जा रहा है, प्रकृति विक्षुब्ध होती जा रही है और उसकी विक्षुब्धता का परिणाम यह है कि प्रकृति अब हमको दंड देने लगी है। और इस झंझावत से अगर हमको बचना है तो प्रकृति के उन नियमों का पालन करना होगा। हमें पर्यावरण के अंतर संबंधों को समझना होगा, तभी हम पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं और प्रकृति के इन आने वाली झंझावतों से हम बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको पारिस्थितिकी की अवधारणा समझाया और यह अवधारणा किस पर डिपेंड थी? वो प्राकृतिक नियमों के आधार पर थी। इस पर हमने चर्चा की। अगले वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पारिस्थितिकी तंत्र पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।